आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर वजारत दाखिला की जानिब से उन्होंने सदर हिंद से मुलाकात की है वजारत खारजा। और सबसे पहले बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, वजारत खारजा की मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से उन्होंने मुलाकात की है और पहलगाम हमले के बारे में सफ़ीरों को आगाह किया गया। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर वजारत खारजा की मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से बातचीत हुई है। और इन जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं उनमें अमरीका, यूके, यूरोपियन यूनियन, इटली, कतर, जापान, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक के सफ़ीर मौजूद थे, जिन्हें पहलगाम हमले के बारे में वजारत खारजा की जानिब से आगाह कर दिया गया है। आपको बताते चले कि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वजारत खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को उनके साथ बातचीत की है, उन्हें बुलाया, जिसके बाद ही उन्हें पहलगाम हमले के हवाले से आगाह करते हुए कहा गया है कि जो पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ जो इकदाम उठाए गए हैं उस हवाले से भी उन्हें आगाह किया गया है। वजारत खारजा की जानिब से बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर वजारत खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से बातचीत की है। पुलवा जो पहलगाम हमला, जहां पर 22 रन के इलाके के अंदर 26 सयाहों की मौत हुई है, जबकि एक मकामी शहरी की भी मौत हुई है। उस हमले के बाद जो भारत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं उस हवाले से उन सफ़ीरों को आगाह कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, का बड़ी खबर जो इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर वजारत खारजा की जानिब से मुख्तलिफ जो ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे बातचीत की गई है और पहलगाम हमले के हवाले से उन्हें आगाह किया गया है और हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया। बिल्कुल गौहर, अभी जो दफ्तर खारजा के अंदर इजलास है वो लगातार जारी है और इस इजलास के अंदर तकरीबन 10 से 12 सफ़ीर बुलाए गए हैं और ये उन पावरफुल मुल्कों के सफ़ीर हैं जिनकी बात का वज़न अक़वाम आलम के अंदर माना जाता है। और आज की ये पहल उस ज़िमन में हुई है जब कल रात देर गए काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास हुआ और उस काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी के इजलास के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जो बड़ा सर्जिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया उसमें जो फैसले लिए गए उसके पस मंज़र में जब आज पाकिस्तान अपना इजलास बुला रहा था तो उसके पस मंज़र में डिप्लोमेटिक चैनल्स को ब्रीफ करना, डिप्लोमेटिक सतह पर यह बात बताना कि हम उस इंटरनेशनल कानून से क्यों दस्तबरदार होते हैं जिसे आप इंडस वाटर ट्रीटी कह रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्यों तिजारती मामलात को नहीं करना चाहते हैं, हम राहदारी के रास्तों को क्यों महदूद कर रहे हैं और सफारती मामलात पर जो बड़े अफसर है वो तो पहले ही गायब थे लेकिन और मजीद सफारत खाने को कम किया गया है, इस हवाले से क्यों ये सारी चीजें की जा रही हैं। ये एक पहलू ये था। दूसरा पहलू 22 रन जहां पर 20 से ज्यादा नौजवानों की मौत हुई और वो मौत इंतहाई दर्दनाक थी और यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सन 1990 की शोरिश से लेकर कल के दिन तक जब आप देखेंगे ये पहला मौका था जब एंटायर जम्मू, एंटायर कश्मीर इस पूरे मामले पर नाराज था। नाराजगी सिर्फ घरों के अंदर नहीं थी, नाराजगी दिखाई गई बाहर आकर प्रोटेस्ट करके और उन तमाम कुव्वतों को यह पैगाम दिया गया कि ये चीजें जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीजें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ से ये था, लेकिन उस हमले में कुछ आई विटनेसेस थे जिन्होंने दाखिला वजीर के साथ मुलाकात की, जिन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान के साथ मुलाकात की और वो पूरा वाकया बताया कि किस तरीके से 22 रन के अंदर अलग अलग लोगों को किया गया और उसके बाद गोलियों का तबादला हुआ जिसमें मकामी नौजवान भी जान बचाने की कोशिश में, दीगर लोगों की जान बचाने की कोशिश में मारा गया, जिसकी आज हर तरफ से बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तमाम मामला जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते उस्तवार नहीं हो रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इंतहाई खराब हो चुके हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद ये न थमने वाला सिलसिला लगातार जारी है, यही वजह है कि भारत सरकार ने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मजीद तेज किया और वजारत खारजा ने आज तकरीबन 8 से 12 सफीरों को तलब किया था जिन्हें पूरे हकायक से रूबरू करवाया गया, क्योंकि शाम होते हुए बैक टू बैक कई चैनल्स जो है वो एक्टिवेट हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन तमाम मीटिंगों का असर जमीनी सूरत हाल पर भी दिख सकता है।
इशफाक, आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी एक और खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कुछ ही देर पहले ही वजारत दाखिला की जानिब से सदर हिंद से मुलाकात की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से सदर हिंद से मुलाकात की गई है। और इस मुलाकात के दौरान वजीर खारजा के हमरा, वजीर दाखिला के हमरा वजीर खारजा भी थे। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है दिल्ली से कि कल फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है दिल्ली से, बैक टू बैक बड़ी खबरें दिल्ली से आ रही हैं, जहां पर वजारत दाखिला की वजीर दाखिला की जानिब से सदर हिंद से मुलाकात की गई है। और मुलाकात के दौरान वजीर खारजा भी उनके हमरा थे। और कल जो फौजी सरबराह है चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यूनियन मिनिस्टर फॉर होम वजीर दाखिला की जानिब से सदर हिंद से मुलाकात की गई है। एक्स पर जो एक पोस्ट है वो जारी कर दिया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स की जानिब से, जहां पर अमित शाह और जो वजीर खारजा है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने सदर हिंद से मुलाकात की है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर। और आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। और कल जो एक और अपडेट मिल रहा है, जहां पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर जाएंगे और जहां पर वो बायसरन इलाके के अंदर वहां पर सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आज वजारत दाखिला वजारत खारजा की जानिब से सदर हिंद से मुलाकात भी की गई है। इशफाक, मजीद जो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, एक वजीर दाखिला वजीर खारजा की सदर हिंद से मुलाकात और उसके साथ साथ ही फौजी सरबराह का कल श्रीनगर का दौरा। ये है, मैंने पहले ही कहा कि बैक टू बैक गर्माहट नई दिल्ली के अंदर है। और ये गर्माहट सिर्फ मौसम में नहीं है, ये सियासी गलियारों में है, ये अस्करी गलियारों के अंदर है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वजारत खारजा के अंदर सफीर आ रहे थे, बैक टू बैक सफीरों का आना शुरू हो गया था, उसी वक्त अपने दफ्तर से निकलकर वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे सदर हिंद के दफ्तर में। और सदर हिंद के दफ्तर पहुंचते ही मुलाकात हुई है। और बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी देर पहले जो ट्वीट आपने भी दिखाया एक्स पर, जो खुद सदर हिंद ने तहरीर किया कि थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है और ये मुलाकात 10 से 15 मिनट के दरमियान हुई है। इस मुलाकात के अंदर जो हमारे ज़राया नई दिल्ली के अंदर है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर सदर मोहतरमा को 2-3 चीज़ों से आगाही दिलाई गई। एक, काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी ने कल जब फैसले लिए तो उनका फैसलों का पीछे मकसद क्या था, और दाखिला वजीर साहब खुद 2 दिन तक कश्मीर के अंदर थे, तो सलामती सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है, लोग क्या कुछ चाह रहे हैं, उससे सदर मोहतरमा को ब्रीफ किया गया। और फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ है उससे भी ब्रीफ किया गया है सदर मोहतरमा को। और यह माना जा रहा है कि चूंकि 3 बड़ी अफवाज की सरबराह, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की चीफ हेड जो है वो सदर है, सदर हिंद है, इसलिए यूनिफाइड कमांड के तौर पर उन्हें हर एक चीज से रूबरू करवाना और हर एक चीज से बताना कि क्या कुछ चल रहा है मुल्क के अंदर और उन्हें बाखबर करना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सरकार के लिए। और यही वजह है कि सरकार के 2 अहम रुकन मिनिस्टर फॉर होम जो खुद चले गए और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वहां पर चले गए और 15 मिनट तक यह मीटिंग वहां पर हुई। और इसका मतलब यह है कि यहां मामला ठंडा नहीं हो रहा है, मामला और आगे चलेगा। और यह जब मामला आगे चलेगा तो गर्माहट बहुत दूर तक भी देखने को मिल सकती है। इशफाक, आप हमारे साथ बने रहे। गर्माहट जहां दिल्ली के अंदर है और पूरे मुल्क के अंदर है, वही सरहद के उस बार भी गर्माहट नजर आ रही है। आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से भी आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर वाघा बॉर्डर फिजाई हुदूद को बंद कर दिया गया है। भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद करने का भी फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ ये पाकिस्तान की जानिब से आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में जो मीटिंग हुई है कौमी सलामती पाकिस्तान की, वहां पर यह फैसला लिया गया है। वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, फिजाई हुदूद और उसके साथ साथ भारत के साथ हर किस्म की तिजारत फौरी बंद करने का भी फैसला किया गया। और साथ ही साथ ये भी मीटिंग के बाद कहा गया है कि अगर पानी को रोका गया तो इससे जंगी इकदाम समझा जाएगा। ये कौमी सलामती कमेटी के बाद ये फैसला लिया गया है। तफसीलात के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक और हमारे साथ हैं। इशफाक, जिस तरह से हमने यहां पर गर्माहट देखी है, लेकिन सरहद के उस पार भी गर्माहट नजर आ रही है।
बिल्कुल कुछ है, आपकी बात बिल्कुल सही है। 8 नुकात है जो पाकिस्तान की सलामती काउंसिल के इजलास के बाद जारी किए गए हैं, और उन 8 नुकात में 2-3 बातें ऐसी हैं जो पहले ही इंप्लीमेंट भारत सरकार की तरफ से कर दी गई है, उन पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन 8 नुकात में सबसे अहम मामला जो था वो सिंध तास आबी मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे आप कहते हैं, और साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से भारत ने एकतरफा तौर पर यह फैसला लिया है जी, अब हम बैनुल-अक़वामी फोरम में जाएंगे, बैनुल-अक़वामी कानूनों का सहारा लेंगे और भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से पाकिस्तान की CSC जो मीटिंग हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है। याद रखिएगा, यह एक टर्निंग पॉइंट था भारत सरकार का जो कल रात देर गए लिया गया, जब उन्होंने कहा कि सिंध तास आबी मुआहिदे के तहत जो जरूरी इकदाम है वो लिए गए हैं और हम इस मुआहिदे को फिलहाल मुअत्तल करते हैं, यानी कमीशन की कोई मीटिंग नहीं होगी, पानी के बहाव के बारे में कोई ज्यादा इत्तलात नहीं होंगी और पानी को अपने तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोटी मोटी 3 बातें ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाई है। पाकिस्तान का पंजाब का सूबा और उसके साथ साथ सिंध और बलोच, सिंध का आधा हिस्सा जब आप देखेंगे ये राइस बाउल माना जाता है पाकिस्तान का, और यहाँ का पानी बराह रास्त वहाँ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब अगर पानी का बहाव कम हुआ, बंद नहीं होगा, कम होगा, और इंडस वाटर कमीशन का कोई भी मीटिंग नहीं होगी, कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा, तो सीधी सी बातें हैं, जो खेत लहलहाते आपको पाकिस्तान के अंदर दिख रहे हैं वो बंजर बन जाएंगे। यही एक बड़ी परेशानी है पाकिस्तान के लिए, और इसलिए वो चाहते हैं कि बराह रास्त कोई भी इस तरीके की बात ना हो जिससे भारत और ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। तो एक छोटा डिप्लोमेटिक लाइन लेते हुए कहा गया कि बैनुल-अक़वामी कानून का सहारा लिया जाएगा। एक तरफ से ये है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस मीटिंग के अंदर कहा गया कि शिमला एग्रीमेंट जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, इसे फिलहाल हम नहीं मानेंगे। अब इस बायलैटरल एग्रीमेंट में बड़ी चीजें थी कि अगर तीसरे फ्री को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के मामले पर भी एक मामला था उसमें, तो इस पर उनका मौक़िफ़ यह है कि हम इसको भी सस्पेंड करते हैं। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं। तीसरी बड़ी बात वाघा बॉर्डर को क्लोज करने की, वो आप देख लीजिए, भारत सरकार ने पहले ही फैसला किया था वाघा को क्लोज करने का। यहां पहले दरवाजा क्लोज हुआ, पाकिस्तान ने वहां से दरवाजा क्लोज किया और खत्म मामला। यहां पर यह होता है। आगे जो चौथा पॉइंट है कि सार्क वीजा, जिस तरीके से कल भारत सरकार ने कहा कि सार्क के तहत जिन लोगों को वीजे दिए गए हैं वो सारे कलअदम खत्म, वापस जाइए अपने शहरों को, नए वीजे जारी नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान ने भी सेम पॉलिसी ली और 48 घंटों का वक्त दिया भारतीय शहरियों को पाकिस्तान के अंदर कि वो भी वापस चले जाए। दरवाजे बंद हो रहे हैं, इसके बाद किसी को भी रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वक्त लग रही है वो ये है कि एयर स्पेस को क्लोज करना। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि जहां पर थोड़ी सी मशक्कत अब एयरलाइंस को करनी पड़ेगी। बहुत सारी एयरलाइंस एयर स्पेस का इस्तेमाल करती थी सऊदी, जिद्दा और दीगर मुल्कों के जाने के लिए, यहां पर थोड़ी सी अब रूट जो है वो लंबा चलेगा। उसके साथ साथ एयर स्पेस के साथ साथ यह भी कहा गया कि जो 3 डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स सफीर यहां पाकिस्तान के अंदर है वो वापस चले जाए। कल भारत ने किया, आज पाकिस्तान ने किया, तो यहां पर पॉइंट बराबर आपको नजर आएगा। लेकिन तिजारत को बंद करने की बात कही गई। तिजारत कहां पर चल रही थी यह हमारी समझ से बाहर है, लेकिन यह साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के मामले पर मुसलसल बैनुल-अक़वामी सपोर्ट दिया जाएगा। यह इजाफी पॉइंट है यहां पर। यानी आसिम मुनीर जो चंद दिन पहले बात कर चुके थे वो बात आज इस काबीना कमेटी के अंदर भी दिखी, और इसके बाद अब अगला कदम क्या होगा उसके लिए हमने पाकिस्तान का इंतजार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बात रखी है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से फील्डिंग की है, जिस तरीके से तमाम सफीरों को समझाया जा रहा है, इसके बाद मजीद मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे थे, जहां पर 3 बड़ी अलग अलग खबरें, जहां पर दिल्ली के अंदर काफ़ी हलचल हमने देखी है, और दिल्ली के अंदर भी वजारत खारजा की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से बातचीत, उसके साथ साथ ही उन्हें आगाह किया गया, ब्रीफ किया गया। उसके बाद ही वजारत दाखिला और वजारत खारजा की जानिब से सदर हिंद से मुलाकात, और उन्हें भी जो सूरत हाल पहलगाम के अंदर हुई है, उस हमले के बाद क्या कुछ इकदाम उठाए गए, उस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ साथ ही सरहद के उस पार पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग है वहां पर भी कुछ फैसले लिए गए हैं। नाजरीन, 5 का 5 प्रोग्राम जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा, और वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो अपने मेहमानों के पास चलेंगे।
प्रोग्राम 5 के पंच में नाजरीन अपने मेहमानों के पास चलते हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से इमरान नाइक को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिनेश मल्होत्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अभिषेक आहलावत पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक जी आपके पास ही आऊँगा। काफ़ी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। दिल्ली से बड़ी अहम खबरें जो इस वक्त आ रही हैं वजारत खारजा की जानिब से जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे बातचीत करना, मुलाकात, उन्हें ब्रीफ करना और उसके साथ साथ ही वजारत दाखिला, वजारत खारजा की जानिब से जो सदर हिंद से मुलाकात करना और कल जो फौजी सरबराह है उनका श्रीनगर का दौरा, वादी कश्मीर का दौरा। आप उस पूरे इस सिनेरियो को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, इस समय जो दिल्ली है, दिल्ली बहुत टेंस्ड है। दिल्ली की सिचुएशन इस समय बहुत टेंस्ड है। बहुत ज्यादा दिल्ली के ऊपर यह दबाव है कि सरकार कड़े से कड़ा कोई फैसला ले। सरकार ने अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक जो कट ऑफ कर सकते थे वो सब किया है। इकोनॉमिकली जो उनको हम नुकसान पहुंचा सकते थे वो किया है। इंडस वैली जो ट्रीटी है उसको कैंसिल करके हमने की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को भी तोड़ने के लिए हमारे पास काफी कुव्वत अब पैदा हो गई है। अब जो हमारा तैयार ऑफेंसिव, परंतु इससे अभी तक जनता, देश की जनता संतुष्ट नहीं लग रही है। दिल्ली में अभी भी ऐसा है। अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके का मिलिट्री एक्शन लिया जाए और इस बार पनिशमेंट ये टेररिस्ट्स के मरने से कुछ नहीं होता। ये वहां पे 30,000 से ज्यादा मदरसे चलते हैं पाकिस्तान में, तो अगर एक साल में एक भी टेररिस्ट वो पैदा करता है मदरसा, 30,000 टेररिस्ट वो साल में पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह के जिहादियों को यहाँ पे रह के 1-2 को 4-5 को इस तरह आते हैं मारने से कोई फायदा नहीं होगा। इस समय जरूरत यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, जो उनकी असली माई बाप है, इस टेररिज्म की जो असली जड़ है वो पाकिस्तानी आर्मी है। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर यह दबाव बन रहा है कि हिट बैक करो, जहां जरूरी है वहां हिट बैक करो। ठीक है, अब जरा दिनेश जी आपके पास, पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है दिनेश जी आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, जिस तरह से पूरी जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी मीटिंगों का सिलसिला, दोनों तरफ से गर्माहट नज़र आ रही है। ऐसे में आप जम्मू कश्मीर को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी कुछ हो रहा है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो रहा है। आप पहले दिन से देखिए, जब प्रधानमंत्री वापस आते हैं अपने फॉरेन, जो एयर स्ट्रिप है उसको अवॉइड करते हैं, वो क्लियर इंडिकेशन था कि भारत कोई सख्त कदम उठाना जा रहा है। और आज जब आपने देखा बिहार में प्रधानमंत्री एक रैली थी, प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में 2 मिनट अंग्रेजी में भाषण दिया। वो अंग्रेजी में, उनके भाषण का क्या मतलब? बिहार की एक रैली में अंग्रेजी में भाषण उन्होंने क्यों दिया? उनके भाषण का मकसद यही था कि पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को ये क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि भारत अब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद सभी जो एम्बेसडर्स की मीटिंग बुलाई, तो ये भारत अपनी, जैसे पहले आपने बात कहा कि भारत अपनी पूरी तरह से फील्डिंग लगा रहा है ताकि पाकिस्तान को उसमें ट्रैप किया जाए। और अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सरकार कोई कदम उठाएगी। बात ये ठीक है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या पूरे साउथ एशिया के हित में ये रिलेशन इंप्रूव होना। लेकिन अब स्थितियां ऐसी नहीं है। पाकिस्तान बार बार जो कांड कर रहा है उसके बाद स्थितियां कैसे सुधरेंगी? जो पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया पिछले हफ्ते, वो बड़ा प्रोवोकेटिव बयान था। उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वो अब जो टेररिज्म को फ्यूल करने में, टेररिज्म को पेट्रोनाइज करने में लग गई है। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं। जो आपने बात कही वो ठीक है कि विक्टिम तो जम्मू कश्मीर के लोग ही होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अब सरकार ने कोशिश की, प्रधानमंत्री जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो बिन बुलाए लाहौर भी चले गए। उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो अब भारत सरकार को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा मैं इमरान नाइक को आपके पास आऊँगा। आज श्रीनगर के अंदर उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला की सदारत में एक अहम आल पार्टी मीटिंग जो है वो मुनक्कद हुई है। उस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है? देखिए, अभी चूंकि SKICC श्रीनगर में आल पार्टी मीटिंग जिसे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है मुनक्किद किया था, अभी जारी है। और मीटिंग का बुनियादी मकसद यही था कि जो पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद जो अभी सूरत हाल बनी है, पुरतनाव माहौल है,
जिस तरह से हमारे दीगर पैनलिस्ट्स ने भी इस पे जिक्र किया और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर साहनी आगाज में कहा कि जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस हमले के बाद हालात बने हैं, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है और यहाँ तक पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अगर भारत ने उनके हिस्से में आने वाले पानी को रोक दिया तो ये इसे जंग के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। सो अभी जो सूरत हाल है बहुत पुरतनाव है, कशीदा है और जिस तरह से अभी हमारे तजिया निगाह रहे थे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जम्मू कश्मीर की आवाम इसका जो है विक्टिम बन रही है, वो इससे मुतासिर हो रही है। यकीनी तौर पर इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जहां तक आज उमर साहब की मीटिंग का ताल्लुक है, चूंकि इसमें तमाम जितनी भी यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी, उन्हें मदऊ किया गया है और कुल मिला के इस मीटिंग का बुनियादी मकसद ये है कि जो अभी सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल के हवाले से एक तो एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो है मरकजी सरकार के सामने रखना, दूसरा ये कि जो लोग पहलगाम के अंदर मारे गए उनके साथ ताज़ियत करना, कंडोलेंस पेश करना और साथ साथ उनके लवाहिकीन को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करना। और अब चूंकि अभी हम बैठे हैं लाइव में तो अभी मीटिंग जारी है, सो आखिर तक क्या मीटिंग में निकल के सामने आता है, थोड़ा सा ठीक है इमरान, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा ताबिश कमाल आपके पास आऊंगा। ताबिश, आज 6 बजे के करीब यानी कि चंद ही मिनटों के बाद दिल्ली के अंदर एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है, ऑल पार्टी मीटिंग भी दिल्ली के अंदर होने वाली है। क्या कुछ इस हवाले से बताया जा रहा है कि मीटिंग में किन बातों पर जिक्र किया जाएगा? देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में कुछ ही देर के बाद अभी सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इस बैठक के अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको इनवाइट किया गया है। लेकिन राजस्थान से आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उन्होंने पूरी तरह से सर्वदलीय बैठक का बॉयकॉट कर दिया है। उनका कहना यह है कि जो सरकार बैठक बुला रही है वो सिर्फ चाय बिस्किट खाने के लिए बुला रही है और चाय बिस्किट खाने के लिए वो नहीं जाएंगे। सरकार को अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले लेना चाहिए था, जो एक्शन नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि सरकार ने जो एक्शन लिए हैं वो नाकाफी एक्शन है, उनसे देश की जनता इत्तेफाक नहीं रखती है। देश की जनता जो कत्लेआम किया गया है उसका जवाब लेना चाहती है और इसीलिए जो सांसद हनुमान बेनीवाल है उनकी पार्टी ने इसका बाइकआउट कर दिया है। हालांकि जो तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको बुलाया गया। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से 22 तारीख की देर शाम डिमांड की गई थी कि आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और जो आप फैसले लेने वाले हो उन फैसलों पर पहले एक बार देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आप बातचीत कीजिए। हालांकि अभी कुछ देर पहले होम मिनिस्टर अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर के पहुंचे हैं, उनको सारे हालात बताए गए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि सर्वदलीय बैठक से पहले जिस तरह की मुलाकात बैठक के अंदर कुछ बड़ी चीजें सभी दलों के सामने रखी जाए, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए जो सोर्सेज से हमें ये भी खबर मिल रही है कि डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं या डिफेंस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी लगातार बातचीत की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक को लेकर के सरकार पूरी तैयारी के साथ बैठक में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जवाब देने के लिए आ रही है, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये सवाल कर रही हैं कि आखिर अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने मैदान में उतरते हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी और किन अहम जगहों से आप जाकर लड़ाई लड़ेंगे। तमाम जो अहम सवाल होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल लेकर के अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो सरकार के साथ बैठने वाली है। और सुबह से लगातार देखिए राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि सरकार के पास कई सवालों के जवाब होने चाहिए, क्योंकि लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भले ये जरूर कह रही हूं कि हम हर तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार के हर फैसले के साथ खड़े, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से जानना चाहती हैं कि आखिर अब आपका फैसला क्या रहेगा। क्या यहीं तक आप सिमट कर रह जाएंगे या इससे आगे आप कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और इस यात्रा से पहले जिस तरह से ये आतंकवादियों ने वहां पर 28 निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा है, अगर ऐसे में यात्रा सुरक्षित नहीं हुई तो सरकार के पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, सरकार की प्लानिंग के साथ जो यात्री है, जो जम्मू कश्मीर में जाने वाले यात्री होंगे उनको कैसे सुरक्षित महसूस कराएंगे, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है,
वहां पर टूरिस्ट की जो संख्या है वो एकदम बहुत तेजी के साथ कम हुई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक टूरिस्ट बहुत तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में जाता है। अब विपक्ष का सवाल, अपोजिशन का सवाल यह है कि आप ये बताइए कि टूरिस्ट वहां पर किस तरह से अपने आप को महसूस करेंगे, क्या टूरिस्ट वहां पर जा पाएंगे। सबसे अहम चीज यह है कि हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक माहौल देश के अंदर जो कम्युनल माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको आम आदमी पार्टी लगातार अपोज कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, वो मौजूद रहेंगे और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये मुद्दा इस वक्त राजनीति करने का नहीं है। जिस तरह की कम्युनल राजनीति की जा रही है पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास भी अपने कई सवाल होंगे। हालांकि तमाम जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने सवालों के साथ पहुंचेंगे और ये बहुत अहम बैठक होगी। क्या सरकार की प्लानिंग रहेगी? ताबिर जी, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले, बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा है और उन्होंने गलती से एलओसी को पार किया था। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा है और गलती से उसने सरहद अबूर किया था। और उसके साथ साथ ही अब तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को नहीं छोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान इस वक्त मीटिंग जारी है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर जहां पर दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त तनाव है, हालात कशीदा है, ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बीएसएफ जवान को पकड़ा है और पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के दरमियान मीटिंग भी हो रही है। लेकिन जो बीएसएफ जवान है, माना जाता है कि उन्होंने गलती से एलओसी पार किया था और उसके बाद ही उन्हें वहां पर पकड़ लिया गया था। लेकिन फिलहाल मीटिंग है और इस मीटिंग के हवाले से हम बाद में इस पर बात करेंगे। लेकिन अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करना, सिंतास मादा खत्म करना, अपने अपने जो सफीर हैं उन्हें अपने अपने मुल्क को वापस भेजना या जो लोग शहरी अपने अपने मुल्क वापस भेजना, क्या ये इसका हल है या कि कोई और हल है, कोई स्ट्राइक या कोई भी ऐसी जो चीज़ है जिससे ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं? और इससे अलावा क्या कोई इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, इस समय जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो हालांकि नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि पहले से ही तिजारत हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही खत्म हो चुकी थी। दुबई वगैरह के रूट से बहुत सामान जाता था इंडिया से, वरना डायरेक्ट हमारी तिजारत बिल्कुल बंद है पाकिस्तान के साथ। हमारे डिप्लोमेटिक जो टॉक्स थी वो भी लगभग पिछले काफी सालों से जाम है। हम ज्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहे थे पाकिस्तान को जी। इस समय जेडी वेंस जब उपराष्ट्रपति अमेरिका के इंडिया में आए हुए हैं तो ये एक तरीके की मैसेजिंग है। मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये मैसेजिंग उनके लिए बहुत ही घातक होने वाली है, क्योंकि एक ही देश है, अमेरिका ही है, जो पाकिस्तान को बचा सकता है। उनकी ये गलतफहमी है कि चाइना उनकी कोई मदद करेगा और इंडिया के साथ बेहतर संबंध बनाने से पाकिस्तान है, ना कि चाइना या किसी और देश के साथ। हम हमसाया मुल्क हैं, हमारे पास वो सब चीजें हैं जिनकी उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज की तारीख में वहां पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि भारत से दुगनी तिगनी कीमत पे वहां पे चीजें मिल रही हैं। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि वहां की आर्मी ने गलती से वो कहते हैं शॉट हिमसेल्फ इन द फुट, वो अपने पैर पे गोली मार लिया उन्होंने। और ये फैसला जो उन्होंने, इतना बड़ा आतंकवादी हमला जो किया है, इससे एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी हुई, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि हम इस्लामिक टेररिस्ट हैं। पहले ये होता था कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी को भी मार सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पर जिस तरीके से टेररिज्म की इस बार घटना की, जिस तरीके से नाम पूछ पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, पैंट उतरवा कर, चेक करके मर्डर्स किए गए, इससे भारत का माहौल अपने आप ही स्वतः एक कम्युनल हो गया है और इसका दुष्परिणाम हो रहा है। आपसी भाईचारे में नुकसान हो रहा है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अभी तक जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। परंतु जैसा कि आज मोदी जी ने बिहार में, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा भी, बिहार में इंग्लिश में 2 मिनट तक वो बोले हैं
और इंग्लिश में मोदी जी कभी भाषण नहीं देते हैं। भारत में उन्होंने इंग्लिश में कभी भाषण नहीं दिया, ये पहली बार हुआ बिहार जैसी जगह में। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो ये संदेश पूरी दुनिया के लिए दे रहे थे, भारत वालों के लिए नहीं दे रहे थे। वो पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि अब कोई पाकिस्तान की हमदर्दगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन भारत सरकार लेने वाली है। ठीक है दिनेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं जहाँ पर 26 लोगों की जान चली गई हैं, ऐसे में कुछ जो है ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। ऐसे में कश्मीरी जो तालिब इल्म हैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो इस वक्त ज़ेर तालीम है, उनको हरासा करना कहीं ना कहीं उनकी तो ऐसे में कोई गलती नहीं है, और ऐसे में सरकार को क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम इस बात पे मतलब ये ऐसा करते हैं कि देश में कम्युनलिज्म फैलता है, तो ये जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनका एजेंडा फुलफिल हो जाता है। उन्होंने क्यों लोगों को धर्म पूछ कर मारा, क्यों लोगों को ये पहचाना कि ये हिंदू है उसको मारा? वो चाहते थे कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म फैले, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। आपने देखा कि 11 स्टेट्स के लोग विक्टिम बने हैं ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ। तो 11 स्टेट में अगर कम्युनलिज्म फैल जाता है तो उसमें क्या होता है कि देश में एक अराजकता, अनसर्टेनिटी फैलेगी। तो वो जो चाहते हैं टेररिस्ट, तो ये चाहते हैं, हमारा एनिमी तो यही चाहता है कि हमारे देश में कम्युनल डिवाइड हो। अब ये सरकार की जिम्मेवारी भी है, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि देश के जिस भी हिस्से में यहाँ का भी कोई नागरिक रहता है, जिस तरह से कश्मीर के आवाम ने टेररिज्म को कंडेम किया स्ट्रांगली, इस तरह मुझे लगता है देश भर के लोगों को भी सामने आना चाहिए कि अगर कोई कश्मीर का जो स्टूडेंट बाहर पढ़ता है उस पर कोई अत्याचार करने की कोशिश करता है, कि लोगों को खुद ही बचाना चाहिए, क्योंकि पूरा भारत इस समय एक है। भारत इन वन वॉइस इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। तो ये अगर हम ये बात करते हैं कि हम कश्मीरी स्टूडेंट्स पे अटैक करते हैं, तो हम तो टेररिस्ट के ट्रैप में आ गए। तो हमें लगता है कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां भी जम्मू कश्मीर का कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी सुरक्षा की जाए, उसमें कॉन्फिडेंस लाया जाए कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंट्री, आप देश से अलग नहीं है। आपका उस जो 22 अप्रैल को जो कांड हुआ है इनह्यूमन से, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ से किया या दुश्मन देश की तरफ से किया गया है। ठीक है इमरान, इसी पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से यो कुछ फैमिलीज़ की जानिब से भी इस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है, और बात करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस हवाले से एक्स पर एक पोस्ट में कहा है। मीरवैज़ की जानिब से भी महबूबा मुफ्ती, और उसके साथ साथ ही जो फैमिलीज़ हैं उनमें एक डर पैदा हुआ है कि जो उनके बच्चे जो है जम्मू कश्मीर से बाहर ज़ेर तालीम है या काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, उनके हवाले से भी उनके घर में भी एक डर सा माहौल पैदा हुआ है। देखिए कुछ ऐसा बड़ी बदकिस्मती यह है कि जब भी कभी कश्मीर में या जम्मू के अंदर इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बने, ऐसी सूरत हाल बनी, तो इसमें या तो कश्मीरी तलबा को जो है खिमियाजा भुगतना पड़ा, या उन कश्मीरी मजदूरों को, उन कश्मीरी लोगों को जो जम्मू कश्मीर से बाहर भारत के या मुल्क के किसी हिस्से में या तो मजदूरी करते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं, या तो कोई बिजनेस करते हैं। सो इसकी एक मिसाल ये है कि जिस तरह से कल पहलगाम हमला हुआ, और पहलगाम हमले के बाद जो स्टांस कश्मीर में दिया गया, आप देखिए दुकानें बंद थी, कारोबारी इदारे बंद थे, यकजुट होके मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब हो, मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब हो जो कि ग्रैंड मुफ्ती हो, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो, या हमारा ट्रांसपोर्ट बॉडीज हो, या फिर यहाँ पे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हो, कुल मिला के कहना यह है कि यकजुट होके, एक जबान होके तमाम कश्मीरियों ने कल यहाँ एक तो कश्मीर बंद, कश्मीर जाम किया, और उन लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती की, उनके साथ उन्हें इस गम में शरीक होने की एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया, जो पुलवामा, जो पहलगाम हमले में मारे गए। लेकिन सिर्फ एक रोज के बाद जिस तरह से सुबह से कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आई, और जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें हरासा किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, खासकर चंडीगढ़ में, देहरादून में और कहीं पे। और इस पर चूंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर बाद में इंश्योर किया कि उन्होंने इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज है वहाँ के सीएम से या गवर्नर से बात की है, और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की
के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का उन्होंने यकीन दिलाया है। और इस पे जिस तरह आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद गनी लोन हो, मीरवाइज उमर फारूक हो, या जितने भी आम कश्मीरी लोग हों, जो शौक में हुए कि कल तो हमने सारा ये एक साथ किया, चूंकि वो कोई मैं ये कहूंगा कि वो किसी पे कोई ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक इंसानियत के तौर पर अभी भी न सिर्फ कल बल्कि आज भी ये वो इनिशिएटिव लिया गया था। लेकिन हर जगह ब्लैक शिप्स और एवरीवेयर इस तरीके के एलिमेंट्स न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू के अंदर, पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट सिटीज में, बल्कि दुनिया के हर कोने में है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने इस पे यकीन दिलाया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, और साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी इस हवाले से कॉन्टैक्ट नंबर्स एस्टैब्लिश किए, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी दिल्ली से कुछ फोन नंबर्स जो है वो इशू किए हैं, ताकि जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स जहां जो स्टेट में पढ़ते हैं, रहते हैं, या बाकी लोग जो इस वक्त कश्मीर से बाहर हैं, वो उन नंबरात पर राब्ता कायम कर सके, ताकि उनकी तहफ़्फ़ुज़ और को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें किसी किस्म का कोई हरासमेंट ना हो। लेकिन कुल मिला के कहना यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त ऑलरेडी जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही मायूसकुन है, पुरतनाव है, कशीदा है। तो इस सब सूरत हाल के बीच में इस वक्त इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, खासकर साइबर पुलिस को, और जो जहाँ पे स्टेट की जो पुलिस है उनको बड़ी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। और खासकर जो जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स या बाकी लोग जिस जगह पे मजदूरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को, साइबर पुलिस को, या वहाँ की इंतजामिया को, और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इक़दाम उठाने भी चाहिए, और इस पे बड़ी कीमती निगरानी की जरूरत है। ठीक है, अब ज़रा आखिर पर मैं अभिषेक जी आपसे जानना चाहूँगा, अगर यहाँ से कोई ऐसा स्ट्राइक, या जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि हमने जो सफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो सारे ख़त्म करने, ये ज़रूरी, ये इतना जो है अब लोग इससे ज़्यादा ही चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश पूरा भरा हुआ है। अगर स्ट्राइक होता है तो क्या उसका रिटेलिएशन भी होगा? देखिए, पाकिस्तान के विषय में ज्यादा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु जो स्थिति उनकी आर्मी की आज की तारीख में है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई वो बड़ा रिटेलिएशन करने की हालत में है। उनके पास अभी इतने भी रिजर्व नहीं है कि वो अपने टैंक्स को 20-30 दिन के लिए भी बॉर्डर पे लाके खड़ा कर सके, या एक बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे सके। अमेरिका से जो उन्हें जिस तरह के पैसे मिला करते थे, उस तरह के पैसे चाइना नहीं देता है। अमेरिका एड दिया करता था, चाइना सामान के बदले में पैसे देता है। चाइना तिजारती आदमी है। तो इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान के ये जो हालात है आज की तारीख में, वो और ज्यादा खराब होने वाले हैं। और जैसा कि अभी साथी पैनलिस्टों ने, मैं एक बात इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि जो कश्मीरी छात्र हैं उन्हें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ही इस तरह के बददिमाग लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि अगर कश्मीर में ऐसा हो गया तो ये कश्मीरी बच्चों से बदला लिया जाए। इस तरह की बददिमागों का हर जगह इलाज किया जाएगा। कश्मीरी बच्चों को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा भारत एक है। जिस तरीके से हम कश्मीर को अपना अभिन्न अंग कहते हैं, वैसे ही कश्मीरियों को अपना भाई भी मानते हैं। तो ये बात आप अपने ऑडियंस के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू सबको सुनिश्चित कर सकते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं। जी ठीक है अभिषेक जी, आखिर पर इमरान मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जिस तरह से हालात बने हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। कुलगाम के अंदर भी एनकाउंटर, उधमपुर के अंदर भी एनकाउंटर, और उसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया। और उसके साथ साथ ही अगर हम सरहदी इलाकों की बात करेंगे, राजौरी पुंछ की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी सरहद पर सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है, और मजीद फोर्सेस को भी जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद हालात पुरतनाव है, कशीदा है, बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन अभी है। जैसे अभी इस हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और आज जो उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, अभी आखिरी इत्तला मिलने तक वो वहां पे भी ऑपरेशन जारी था, और एक फौज का एहलकार उसमें जांबाक हुआ है। और इधर कुलगाम में भी एनकाउंटर जारी है, कल भी वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ था। सो कहना यह है कि अभी जो सूरत हाल है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिल्कुल देखा जाए तो कुछ सही नहीं है।
और दूसरी जानिब अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान, जो दोनों ममालिक इस वक्त कश्मीर का ये पहलगाम हमला जो फ्लैश पॉइंट बना है पूरे इस वक्त आलमी सतह पर, और इसमें एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर हम इस हमले के बाद की सूरत हाल को देखें, वो ये है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कंट्री है और भारत भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। सो इस सब के बीच में इस हालात को बड़ी चलिए, इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ साथ ही दिल्ली से ताबिश कमाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक अहलावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, प्रोग्राम 5 के पंच में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आप 6 बजे न्यूज़ सेंटर अतिया मुजीब के साथ देखना न भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।